हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से मेरे द्वारा आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं भी ठीक हूं और इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार किया है। हमारे सिलेबस में, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के सिलेबस में हमें नाटक पढ़ना है, 3 नाटक पढ़ना है, जिसमें से मैंने 2 नाटक आप लोगों के लिए दे चुका हूँ पहले ही, और ये तीसरा नाटक है भारत दुर्दशा, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये हमें पढ़ना है और मैं आज इसी पर वीडियो बना करके लाया हूँ। मैं बता देता हूँ कि इस पर मैं टोटल 3 वीडियो लाऊंगा। आज का ये वीडियो हो गया फर्स्ट। सेकेंड वीडियो होगा जिसमें हम नाटक के बारे में और नाटक के पात्र को देखेंगे, और थर्ड वीडियो होगा उसमें हम भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और आज का जो पहला वीडियो है इसमें हम आज नाटक के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और बहुत ही छोटे तौर पर भारत दुर्दशा का परिचय देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और इससे क्वेश्चन बनते हैं। मैं बताऊंगा कहाँ पर से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, नाटक से संबंधित है। देखिए, नाटक हमें जो पढ़ना है वो है भारत दुर्दशा, और उनके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला पॉइंट देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से। पहला पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह माने जाते हैं या कहे जाते हैं। क्यों कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य जो है, इसमें इनके लेखन के अमूल्य जो योगदान दिया हुआ है, उसी के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को पितामह माना गया है आधुनिक हिंदी साहित्य में। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक कालखंड ही दिया हुआ है आदिकाल में, जिसमें उस कालखंड को ही नाम दे दिया गया है भारतेंदु काल। तो इनका जो योगदान है लेखन में, साहित्य में, उसी के कारण इन्हें पितामह कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म है 9 सितंबर 1850। कहाँ? काशी, उत्तर प्रदेश में। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इन्हीं से संबंधित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु इनको उपाधि के तौर पर मिला था, और वो कब मिला, कैसे मिला, मैं आगे लिखा हूँ, मैं बताऊंगा। तो इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम, मूल नाम क्या है? तो हरिश्चंद्र है, और भारतेंदु जो है वो उनका उपनाम है, उनके द्वारा उपनाम नहीं, उपाधि दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता कौन है? तो बाबू गोपाल चंद्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या है? बाबू गोपाल चंद्र। और इनके पिताजी के बारे में मैंने एक पॉइंट लिखा है, उसे देख लीजिए। हरिश्चंद्र के पिता गिरधर दास उपनाम से कविता लिखते थे। इनके पिताजी कविता लिखते थे और इनका नाम तो गोपाल चंद्र था, लेकिन यह जो कविता लिखते थे किस उपनाम से लिखते थे? तो गिरधर दास के नाम से लिखते थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बचपन से ही कविता लिखना शुरू किए थे, क्योंकि उनके पिताजी लिखते थे, तो घर से ये माहौल था कविता लिखने का। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, हरिश्चंद्र के पिताजी गिरधर दास उपनाम से कविता लिखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उससे संबंधित पॉइंट है, देखिए क्या है। 10 वर्ष की उम्र में ही माता पिता के निधन हो जाने से प्रारंभिक शिक्षा में व्यवधान पड़ जाता है। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है जब भारतेंदु हरिश्चंद्र 10 वर्ष के ही होते हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा में इनकी परेशानी आती है। और फिर ये किस तरह से पढ़ाई को पूरा करते हैं, देखिए नीचे पॉइंट मैंने लिखा है। हरिश्चंद्र ने घर पर ही स्वाध्याय यानी कि स्वयं से पढ़ाई किया। ठीक है, स्वयं से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, मराठी, गुजराती आदि और भी सारी भाषाएं, पंजाबी है, मारवाड़ी है, और भी सारी भाषाएं हैं, तो आदि भाषाओं का उच्च ज्ञान प्राप्त किया स्वयं के पढ़ाई से, स्वसाध्य से।
ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और ये जो भाषाओं का उन्होंने उच्च ज्ञान प्राप्त किया, इनकी जब आप रचनाएं पढ़ेंगे, भारत दूरदर्शन नाटक भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि अंग्रेजी के भी शब्द हैं, कुछ संस्कृत के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, सभी उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से, प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद, लेखक हैं प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है। तो सितारे हिंद के पास हरिश्चंद्र अंग्रेजी सीखने के लिए जाते थे। ये अंग्रेजी पढ़े लिखे लेखक थे। कौन? तो राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है। तो इनके पास हरिश्चंद्र अंग्रेजी सीखने के लिए जाते थे। देखिए, एक पॉइंट मैंने लिखा है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, तो उस वक्त हरिश्चंद्र की उम्र कितनी थी? तो उस वक्त इनकी उम्र 7 वर्ष की थी। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट, इनके विवाह से संबंधित मैंने एक पॉइंट लिखा है, देख लेते हैं। हरिश्चंद्र की 13 वर्ष की आयु में ही लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से विवाह हो गया था। 13 वर्ष की उम्र में ही हरिश्चंद्र की शादी किनके साथ हो गई थी? विवाह मन्ना देवी के साथ। नेक्स्ट देखिए, इनके परिवार से संबंधित है। हरिश्चंद्र के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। ठीक है, हरिश्चंद्र के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी, किंतु पुत्रों की 2 पुत्र थे, उनके 2 पुत्रों का निधन बाल्यावस्था में ही हो गया था। इनके 2 जो पुत्र थे उनके बचपन में ही, छोटे जब थे तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई है? तो 6 जनवरी 1885, 1885 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे हैं, जन्म इनका 1850 में हुआ है और मृत्यु 1885 में। मात्र 34-35 की आयु में इन्होंने इतनी रचनाएं की हैं कि इनके द्वारा जो साहित्य में योगदान है इस छोटे से समय में, उनके योगदान के कारण ही इन्हें पितामह कहा गया है। आधुनिक काल में एक युग ही इनके नाम से है, भारतेंदु युग नाम दिया गया है। तो इनके द्वारा बहुत अच्छी रचनाएं भी हैं और हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है। हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ही है, काव्य विधि है, उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो वहाँ पर इनकी कविताएं को पढ़ेंगे, हम लोग काव्य को पढ़ेंगे, तो और भी हम लोग इनके बारे में जानेंगे अच्छे से। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को देखा। आगे भी कुछ पॉइंट है इनके लेखन से संबंधित है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? हरिश्चंद्र कवि, इनके द्वारा काव्य भी लिखा गया है, कविता भी लिखा गया है। तो कवि हैं, नाटककार हैं, नाटक लिखा गया है, निबंध लिखा गया है तो निबंधकार हैं, लेखक हैं, संपादक हैं, साथ में समाज सुधारक भी थे ये। ठीक है, तो ये हरिश्चंद्र क्या क्या है? कवि हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं, लेखक है, संपादक है और समाज सुधारक भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हरिश्चंद्र ने, और जैसा हमने देखा था कि इनके पिताजी भी कविता लिखते थे, तो मैंने बताया था कि घर का ही माहौल था, तो इन्होंने बचपन में ही, देखिए यहाँ पर है, हरिश्चंद्र ने 5 वर्ष की आयु में काव्य रचना कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। घर का माहौल था तो ये भी बचपन से ही कविता लिखने लगे थे और 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने काव्य रचना की थी, और जिसे देखकर इनके पिताजी और जो उस वक्त के रचनाकार थे सभी ने देखा और आश्चर्यचकित हुए। नेक्स्ट देखिए, हरिश्चंद्र हिंदी के गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं काव्य में, गद्य पद, तो उसी को लेकर इन्हें गद्य के जन्मदाता माना जाता है। और इसी पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, इनके जो द्वारा जो गद्य की रचनाएं की गई हैं, तो उसी पर जो उस वक्त के लेखक रचनाकार हुए थे, देखिए पूरा देखते हैं पहले हम लोग। वर्ष 1880 में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास के प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया।
जैसा मैंने बताया था कि इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है और उपाधि के तौर पर इन्हें भारतेंदु दिया गया था। तो इन्हें 1880 में भारतेंदु उपाधि दी गई थी। और किनके द्वारा? तो पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास के द्वारा इन्हें भारतेंदु उपाधि से विभूषित किया गया था। और तभी से नाम के आगे भारतेंदु सुशोभित होने लगा और तभी से इनका जो नाम है पूरा भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा जाने लगा। तो इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1880 में इन्हें उपाधि दी गई थी भारतेंदु की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हरिश्चंद्र के द्वारा वर्ष 1873 में हरिश्चंद्र पत्रिका, एक पत्रिका थी, उसका नाम क्या है? हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन किया गया। तो इस तरह से भी हो सकता है हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन हरिश्चंद्र के द्वारा कब किया गया? तो 1873। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली पत्रिका थी जिसका संपादन इन्होंने संपादन किया था हरिश्चंद्र पत्रिका। और इसके बाद इन्होंने 2 और पत्रिका का संपादन किया। वो कौन कौन सी है? तो इनके द्वारा संपादित अन्य पत्रिका, तो वो कौन सा है? तो कवि वचन, सुधा पत्रिका और बाल विबोधिनी पत्रिका। ये 2 पत्रिका थी जिसका संपादन हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है क्या है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र का से माना जाता है। जैसा मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य में एक कालखंड है, उसका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से रखा गया है, भारतेंदु काल। तो उसी से संबंधित ये पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि और नाटक के अलावा समाज सेवी भी थे। जैसा हमने ऊपर देखा था समाज सुधारक थे, तो उसी से संबंधित यहाँ पर है कि समाज सेवी भी थे। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है, देख लीजिए उसे। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का आधार या लक्ष्य बनाया है। इनके द्वारा जो बहुत सारी रचनाएं आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जब भारत गुलाम था और उस वक्त की देश की गरीबी या फिर गुलामी से संबंधित या उस वक्त के जो शासक थे उनके द्वारा जो लोगों पर अत्याचार किया जाता था, मानवीय शोषण किया जाता था, तो उसका चित्रण वो अपनी रचनाओं में करते हैं। और जब आप भारत दूरदर्शन नाटक को जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो उसमें भी आपको इनके द्वारा जो दिखाया गया है उसमें आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा, जिसमें वह गरीबी, अमानवीय शोषण, गुलामी, ये सबको वहाँ पर जिक्र किया गया है उनके द्वारा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है वो। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले से नाटक नहीं लिखे गए हैं, इसके पहले भी बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जब नाटक लिखा गया तो इनकी रचनाओं से उस वक्त के स्थिति, भारत की स्थिति, गुलामी से संबंधित जो भारत में यातनाएं सह रहे थे या उस वक्त की निर्धनता या लोगों के बीच में जो द्वेष, इस सभी को वो अपनी रचनाओं के द्वारा नाटकों में दिखाने का प्रयास करने लगे। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण ही हिंदी में नाटकों का प्रारंभ, जो इन्होंने अलग तरीके से नाटक को प्रस्तुत किया लोगों के बीच में, तो उसी के लिए इन्हें हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतेंदु जी के काव्य की भाषा, इनके द्वारा जो रचना की गई है काव्य, हम लोग पढ़ेंगे काव्य विधि में इनके बारे में, तो इसी से संबंधित है कि जो इनकी रचनाएं होती थी उसमें किस प्रकार की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, तो उसी से संबंधित है। भारतेंदु जी के काव्य की भाषा प्रधानतः ब्रज भाषा रही है एवं इनकी रचना में कभी कभी उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी देखने को मिल जाते हैं। और जब आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें आपको खड़ी बोली भी दिखेगी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अन्य जो बोलचाल की भाषा रही है सभी का इन्होंने प्रयोग किया है। साथ में उर्दू और अंग्रेजी
और अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। भारत दुर्दशा जब नाटक आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपको अंग्रेजी के कुछ वर्ड, जो प्रचलित वर्ड हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनकी रचनाओं में सारी भाषाओं को देखने को मिल जाता था। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट है, इसे हम लोगों ने देखा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर फिर से। चलिए देखते हैं क्या है ये। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की और उनकी रचनाएं समूचे क्षेत्र में पथदर्शक के रूप में कार्य वर्तमान में भी कर रहा है। आपने देखा था इनकी जो पूरी रचना का समय है वो मात्र 34 से 35 साल का ही है, लेकिन इन्होंने इतने कम समय में ही इतनी रचनाएं की हैं कि कोई 100 साल में भी नहीं कर पाएगा। तो उसी पर बोला जा रहा है कि इन्होंने अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की है और कुछ कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो आज के जो रचनाकार हैं उनके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में सिद्ध साबित होते हैं और उन्हें जब वो रचनाओं को देखते हैं तो आगे उन्हें इसमें सहायता मिलती है लिखने में। तो उसी पर यह कहा जा रहा है कि समूचे क्षेत्र के पथदर्शक के रूप में कार्य वर्तमान में भी कर रहा है जो इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, इसी पर पॉइंट है कि 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग है जिन्हें भारतेंदु युग के नाम पर ही रखा गया है इनका नाम। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देख लिया और उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाएं किस प्रकार की थी। अब हम लोग देखते हैं उनकी रचना कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग इनके द्वारा मौलिक जो नाटक हैं इनके द्वारा लिखे उसे देखेंगे। फिर कुछ रचनाएं हैं जो इन्होंने अनुदित कहीं और की रचना थी उन्हें इन्होंने संपादित किया, अनुदित किया, तो वो उस तरह की नाटक को भी हम लोग देखेंगे। फिर निबंध भी इन्होंने लिखा है, निबंध को भी देखेंगे जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं। पहला है मौलिक नाटक। कौन कौन सा है तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है और कब ये लिखा गया वो डेट मैंने लिखा है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। मैं यहाँ पर जल्दी से इसे पढ़ देता हूँ कौन कौन से हैं। तो पहला है देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र। तीसरा है श्री चंद्रावली। चौथा विषय से विषमो सधम। पांचवा है भारत दुर्दशा। छठा है नील देवी। सातवां अंधेर नगरी। आठवां है प्रेम जोगनी। नौवां है सती प्रताप। लास्ट के जो ये दो हैं प्रेम जोगनी और सती प्रताप, ये दोनों अपूर्ण हैं, इसे याद रखिएगा। अब जो अनुदित नाट्य रचनाएं हैं उसे देख लेते हैं हम लोग। पहला है विद्या सुंदर। ये बंगला साहित्य से लिया हुआ है जिसे इन्होंने संपादित किया है, विद्या सुंदर। सेकंड है पाखंड विडंबन, ये 1872 में हुआ है। तीसरा है धनेजय विजय। चौथा है कपूर मंजरी। पांचवा है भारत जननी। छठा है मुद्रा राक्षस। सातवां है दुर्लभ बंधु। तो ये इनके द्वारा नाट्य रचनाएं थी जो इनके द्वारा लिखी गई हैं और की गई हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं निबंध संग्रह। इनके द्वारा कुछ निबंध संग्रह है लिखा गया है, तो उसे देख लेते हैं। देखिए पहला है नाटक। दूसरा है कालचक्र। तीसरा है लेवी प्राण देवी। चौथा है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। पांचवा है कश्मीर कुसुम। छठा है जातीय संगीत। सातवां है संगीत सार। आठवां है हिंदी भाषा। नौवां है स्वर्ग में विचार सभा। तो ये इनके द्वारा निबंध संग्रह है जो इनके द्वारा रचित है। इनके द्वारा उपन्यास भी लिखा गया है, लेकिन इनकी जो पहचान हुई भारतेंदु हरिश्चंद्र की, इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं और काव्य रचना है वही भारतेंदु हरिश्चंद्र की पहचान है। उपन्यास जो इनके द्वारा लिखा गया है ज़्यादा नहीं, एक दो ही लिखा गया है, लेकिन वो उतने सफल नहीं हुए हैं। फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वो कौन कौन से हैं। तो पहला उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और दूसरा उपन्यास है चंद्र प्रभा। तो ये दो उपन्यास हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट है इनके द्वारा कहानी भी लिखा गया है। एक कहानी लिखा गया है, तो वह कौन सी कहानी है तो देखिए
अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसे याद रखिएगा। हरिश्चंद्र के द्वारा कहानी लिखा गया वो कौन सा? अद्भुत अपूर्व स्वप्न। नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत। इनके द्वारा यात्रा वृत्तांत भी लिखा गया है। 2 यात्रा वृत्तांत हैं, वो कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। पहला है सरयू पार की यात्रा और दूसरा है लखनऊ। ये 2 यात्रा वृत्तांत हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने जो नाट्य रचनाओं आपको बताया है, मैंने उसके द्वारा जो लिखा गया वर्ड्स है वो मैंने दिया है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 4 दिया हुआ रहेगा और क्रमवार इसे सजाना रहेगा। तो इसे अच्छे से देखिएगा और ईयर भी इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि कब ये लिखे गए हैं। तो आपने यहाँ तक देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं इनके द्वारा जो काव्य रचना है वो कौन कौन सी हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग शॉर्ट थोड़े से जगह पर देख लेते हैं, और जब हम लोग काव्य विधि में जब इसे पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए भारतेंदु जी की काव्य कृतियाँ वो कौन कौन सी हैं? तो पहला है भक्त सर्वस्व, दूसरा है प्रेम मालिका, तीसरा प्रेम माधुरी, चौथा प्रेम तरंग, पांचवा उत्तरार्ध भक्तमाल, छठा प्रेम प्रलाप, सातवां होली, आठवां मधुस मुकुल, नौवां राग संग्रह, 10वां है वर्षा विनोद। ये 10 हो गए। देखिए यहाँ पर 11वां है विनय प्रेम पचासा, 12वां है फूलों का गुच्छा या खड़ी बोली की काव्य। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खड़ी बोली भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली की काव्य कौन सी है? तो उसका नाम होगा फूलों का गुच्छा, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है 13 प्रेम फुलवारी, 14 कृष्ण चरित्र, 15 दान लीला, 16 तन्मय लीला, 17 नए जमाने की मुकरी, 18 है सुमनांजलि, और 19वां देखिए 19 जो है वह है बंदर सभा, और यह हास्य व्यंग है। ठीक है, ये जो काव्य है उसमें व्यंग है, हास्य व्यंग है। और 20वां जो है 20 जो है वो भी बकरी विलाप है, और यह भी हास्य व्यंग है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूछा जा सकता है हास्य व्यंग रचना कौन सी है, इनमें से भी दिया हुआ हो सकता है, और ये एक हो तो आपको चुनना होगा, तो इसे याद रखिएगा। अब यहाँ हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो रचनाएं थी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट इनके द्वारा आत्मकथा भी लिखा गया है एक। तो यहाँ देखिए भारतेंदु जी द्वारा रचित आत्मकथा, तो उस आत्मकथा का नाम क्या है? एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु जी द्वारा रचित आत्मकथा का नाम क्या है? तो एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। तो यहाँ पर हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय, उनके जो रचनाएं हैं उनको देख लिया। अब जो हमारे सिलेबस में नाटक है भारत दुर्दशा, तो उसका एक परिचय छोटे से तौर पर हम लोग यहाँ देख लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो चलिए उसे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, और ये जो 4-5 पॉइंट मैं यहाँ पर जो बताऊँगा आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। देखिए भारत दुर्दशा नाटक का परिचय, पहला पॉइंट है भारत दुर्दशा नाटक की रचना भारतेंदु जी के द्वारा 1875 में की गई, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीक आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा क्या है। तो इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तात्कालीन स्थिति, बुराइयों का चित्रण का प्रयास किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक में तत्कालीन स्थिति और बुराइयों का चित्रण किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस नाटक के पात्र भी प्रतीकात्मक हैं। जैसा यहाँ पर हमने देखा था, इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से भारत दुर्दशा नाटक की रचना की है, तो इसके जो पात्र हैं वो भी प्रतीकात्मक हैं। यहाँ पर जब मैं नाम बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। देखिए भारत दुर्देव एक पात्र है, दूसरा पात्र भारत है, तीसरा है भारत भाग्य, देखिए यहाँ से, चौथा है मदिरा, लोभ, अहंकार, निर्लजता, सत्यानाशी फौज। तो इस तरह के जो भी समाज में बुराइयां हैं तो उसी के नाम पर, प्रतीकात्मक नाम पर पात्र भी हैं
और उसी जिस तरह का नाम है उसी तरह का उनका किरदार भी है इस नाटक में। जब हम लोग नाटक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये इनके पात्र हैं जो प्रतीकात्मक तौर पर ही हैं। देखिए ये जो लास्ट 2 पॉइंट हैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला देख लेते हैं, भारत दुर्दशा नाटक 6 अंक में बटा हुआ है, 6 अंक में है, इसे याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारत दुर्दशा नाटक के 6 अंक में कुल गीत कितने हैं? तो 15 गीत हैं। जब आप नाटक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर एक अंक में, हर एक पार्ट में गीत है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये नाटक पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कोई मैं कविता पढ़ रहा हूँ। तो उसमें 15, पूरे नाटक में 15 गीत हैं। कुछ गीत जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो सभी गीत जो हैं वो कितने हैं? तो 15। इसे याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, भारत दुर्दशा नाटक 6 अंक में विभक्त है और इन 6 अंकों में कुल कितने गीत हैं? तो 15 गीत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो आज मैं समाप्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक हैं, रचनाकार हैं हिंदी साहित्य से, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले के बहुत सारे एग्जामों में। और मैं जब थर्ड वीडियो लाऊंगा तो क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन थे। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, और आप लोगों को लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी है और आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और वैसे फ्रेंड्स जो आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, पहले आप वीडियो देख लीजिए और आपको लगता है कि इसमें जो दिए गए कंटेंट जो मैंने बताया है वो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप भी लाइक कीजिए आपको अच्छा लगता है तो। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन मिलेगा उसे ऑल में क्लिक कर दीजिए, ताकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो दूंगा उसका लिंक आपको पहले मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा मैं आप लोगों के लिए डेली एक एक वीडियो बना पाऊँ। और पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैं फ़िलहाल तो ठीक हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगातार आपके लिए वीडियो देता रहूं। तो दोस्तों आज के लिए मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।